हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। मैंने मेथड्स बताए थे जिससे हम एचसीएफ एंड एलसीएम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये एडवांस लेवल का एचसीएफ एंड एलसीएम है। इसमें हम बेसिक लेवल में जो पिछला वीडियो में मैंने बात किया उसके बारे में अब बात नहीं करेंगे, हम उसके आगे का बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो बेसिक डिटेल दिया था उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जनरली। इस वीडियो से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सी टेट हो, यूपी टेट हो या और अदर कोई भी टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स हो। इनमें मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग मेथड्स की बात करूंगा जो एक एक करके इस वीडियो में सामने आएगा। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस ईयर के वीडियो को एक बार उसको आप देख लें, जिससे कि आपको बेसिक जो आइडिया होता है एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में वो आपको हो जाए। क्योंकि इसमें मैं पिछले वीडियो की जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करके एचसीएफ एंड एलसीएम को कैलकुलेट करूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन हर जगह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतना बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है। पहला जो हम बात करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था। तो एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 16 एंड 20। दो नंबर हैं 16 एंड 20। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम जानते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 4 बार, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ठीक है। 20 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5। ठीक है। अब आप जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम हम किसे कहते हैं। देखिए, एचसीएफ हम जानते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों में, अगर हम 16 और 20 के कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2 है कॉमन फैक्टर और ये 2 बार कॉमन है। ठीक है। तो हम एचसीएफ को हम लिखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 क्रॉस 2 4। 4 जो है ये इसका एचसीएफ हो गया 16 एंड 20 का। ठीक उसी तरीके से अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम किस तरह से लिखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। जैसे 16 और 20 दोनों में 2 जो है 2 बार आया है, कॉमन है, तो हम इसको लिख लिया। इसके अलावा जो बाकी डिजिट्स बच रहे हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार 2 और 1 टाइम्स 5 एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 80। ठीक है। तो 80 जो हो गया ये एलसीएम हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, अगर हम सही से इन दोनों चीज़ों को गौर करें 16 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में और एचसीएफ और एलसीएम में, तो देखिए टोटल जो 2 है ये 16 और 20 में ये टोटल 6 बार आया है। ठीक है। 4 टाइम्स है 16 में और 2 टाइम्स है 20 में। अगर इसमें एचसीएफ और एलसीएम में भी देखेंगे तो ये टोटल 6 टाइम्स 2 आ गया है। ठीक है। मतलब कि टोटल जो 2 इनमें प्राइम फैक्टराइजेशन में था ये यहाँ एचसीएफ और एलसीएम दोनों में आ गया है। ऊपर यहाँ पर 5 एक बच रहा है और ये 5 भी एलसीएम में आ गया है। तो हम क्या इसको ऐसा नहीं कह सकते कि जो 16 और 20 की मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो आ गए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यही रिलेशन है बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर इसको एक स्टेटमेंट के रूप में मैं बोलूं तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, जैसे यहाँ पे 16 एंड 20 दो नंबर दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये रिलेशन है। समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा है। अब देखिए एक एग्जांपल को लेकर के हम करते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। जैसे सामने आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा, कह रहा कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 864 एंड एचसीएफ इज 144। कह रहा कि कोई भी दो नंबर है, दो नंबर दिया हुआ है कोई भी, ठीक है,
इन दो नंबर का जो एलसीएम है वो आपका गिवन है, एलसीएम दिया हुआ है 864, और इसी दो नंबर का जो एचसीएफ दिया है वो है 144। ठीक है, कह रहा कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, अगर दोनों में से कोई एक नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर 288 है, तो फाइंड द अदर नंबर। ये जो दूसरा नंबर है इसे हमें निकालना है। हम इसको x मान लेते हैं। अभी मैंने रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम में बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 288 वन नंबर है इनटू x, ये होगा किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम दिया है 864 एंड एचसीएफ दिया है 144। यहाँ से x निकालेंगे। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जानते हैं कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है तो अगर इक्वल साइन के अपोजिट जाता है तो इसको हम डिवाइड में कर देते हैं। x इज इक्वल टू 864 क्रॉस मतलब प्रोडक्ट इंटू 144 डिवाइड बाई 288। अब यहाँ आप देख सकते हैं 144 से ये 2 टाइम्स में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये 432 टाइम्स में। तो इससे हमें मिल गया कि जो x का मान है, x की जो वैल्यू है वो है 432, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो हमारा है 432। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इसी तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं जहां भी जरूरत हो। ठीक है, ये था रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम नेक्स्ट एक ऐसी ही छोटी छोटी इवेंट्स की बात करते हैं। तो एक नेक्स्ट है फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, अभी तक हमने जो बात किया है, ये हमने बात किया है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इंटीजर्स। कोई भी नंबर दिए हुए हैं ए बी एंड सी, उसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के मेथड्स मैंने आपको समझाया। अब कह रहा है कि अगर वो जो नंबर्स दिए हुए हैं वो फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन अब जानते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, इनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर नंबर दिया है कोई कि a बाई बी, c बाई डी एंड e बाई एफ, कह रहा है कि ये 3 फ्रैक्शन है और हमें निकालना है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस। ठीक है, इसका एक सेट पैटर्न है, एक सेट मेथड है जो मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है इसको। देखिए, HCF ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, अगर HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शन निकालना है, ये होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर में लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें बहुत आसानी से HCF ऑफ फ्रैक्शन निकल सकता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है जो ये डिवाइड का साइन है इसके ऊपर जो भी डिजिट्स हैं, तो HCF ऑफ A, C एंड E अपॉन LCM ऑफ B, D एंड F। तो ये अगर हम निकालते हैं तो इससे हमें निकल जाता है HCF। ठीक ऐसे ही LCM का भी फॉर्मूला होता है, LCM ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे LCM निकालना है तो न्यूमरेटर में LCM हो जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि LCM ऑफ A, C एंड E अपॉन HCF ऑफ B, D एंड F। ठीक है, ये हम निकालते हैं तो ये हमें निकल जाएगा इस फ्रैक्शन का LCM। देखिए, LCM जब निकालना हो तो न्यूमरेटर में हम LCM निकालते हैं, और अगर HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर में हम HCF निकालते हैं। ठीक है, ये सिंपल है।
ये तो चलिए एक फ्रैक्शन के एग्जांपल को मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन जनरली किस तरह किए जाते हैं। देखिए अगर सपोज करिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं वो हैं 2/3, 8/64, 8/9, 64/81 एंड 10/27। मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है इन फ्रैक्शंस का। तो देखिए सीधा से इसको हम जो मेथड मैंने बताया, एचसीएफ अगर निकालना है फ्रैक्शन का तो हम करते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर है 2, 8, 64 एंड 10, ठीक है, डिवाइड बाय अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3, 9, 81 एंड 27, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि हम एचसीएफ निकालना है, तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है, और 2 से जो सारे ऊपर के नंबर दिए हुए हैं ये सब डिविजिबल हैं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 अपॉन एलसीएम हमें निकालना है 3, 9, 81 और 27 का। तो हम जानते हैं सबसे बड़ा नंबर 81 है और ये सभी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 81। तो 2/81 जो है ये हमारा एचसीएफ आ गया। इन फ्रैक्शन का जो एचसीएफ है वो 2/81 होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम एलसीएम निकालने की बात करें तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में क्या है 2, 8, 64 एंड 10, और यहाँ डिनोमिनेटर में हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये है 3, 9, 81 एंड 27, ठीक है। तो 2, 8, 64 एंड 10 का एलसीएम निकालना है, तो आप 64 हम लेते हैं सबसे बड़ा जो नंबर है, तो 2 एंड 8 से टोटल डिविजिबल हो जाता है और सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये जो 10 है, 10 में आता है 2 क्रॉस 5 और 64 में 5 नहीं है, तो 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 320। जिनको नहीं समझ में आया अभी मैंने क्या किया, वो पिछले वीडियो में जब आप जाएंगे उसमें मैंने एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालने के बारे में डिटेल में बात किया हुआ है। अब नीचे एचसीएफ ऑफ 39 की अगर हम बात करें तो एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हमारा आ गया एलसीएम। तो इस मेथड से हम बहुत आसानी से फ्रैक्शंस के एचसीएफ एंड एलसीएम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए डेसिमल की अगर हम बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने का, तो एक जो हमारा ऑटोमेटिक जो माइंड है वो ऐसा ही जाएगा कि हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और उनका एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लें, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूँगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, 0.9 डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ है 0.36, 0.36 एंड 1.08, 1.08। अब अगर इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने की बात करता है तो ऑटोमेटिक जो हमारा माइंड जाएगा वो जाएगा कि हम इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और उसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल दें। जैसे 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10, 0.36 को लिख सकते हैं 36/100 एंड 1.08 को लिख सकते हैं 108/100, ठीक है। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और इसका एलसीएम एंड एचसीएफ वो फ्रैक्शन मेथड से हम कर लें। लेकिन ये मेथड सही नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज आपको जो करना है वो ये है कि हमें मल्टीप्लाई एक ही नंबर से करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया ना, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों अलग नहीं करने हैं। सबसे बड़ा नंबर हम देख सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो सभी नंबरों को हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना आंसर गलत हो जाता है। तो अगर 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90/100।
ये हो जाएगा 36/100 एंड ये हो जाएगा 108/100। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि हमें जो सबसे बड़े नंबर से जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हमें सभी को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। यहाँ पे 90/100 करेंगे, ना कि 9/10, क्योंकि यहाँ पे 10 से हमने मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे 100 से। ये नहीं करना है, सभी को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक को 1000 से किया तो सभी को 1000 से करना है। ठीक है, अब हम इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका आसानी से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करके नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आंसर कैसे चेंज हो जाता है, इसको मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ, तो वो ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा, एक नंबर है 0.9, फिर दूसरा नंबर है 0.36, तीसरा नंबर है 1.08। मैं कह रहा हूँ कि इसको हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। अब मान लीजिए इसको मैंने लिखा 9/10, इसको लिखा 36/100 और इसको लिखा 108/100। ठीक है, अब हम निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। इसका एचसीएफ क्या होगा, ये हो जाएगा 9, और डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा 100। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0.09। ठीक है, और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम ऑफ ऊपर जो नंबर दिए हैं तो वो हो जाएगा 108, और नीचे का एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10.8। ठीक है, ये आंसर गलत है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये होगा 90/100, दूसरा वाला होगा 36/100 और लास्ट वाला होगा 108/100। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो देखिए एचसीएफ हम निकालेंगे, एचसीएफ का तरीका मैं बता चुका हूँ। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ और एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो हमें न्यूमरेटर के एचसीएफ, अब इन न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका होगा 36, 90 और 108 का, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 18। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 होगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे नीचे का एलसीएम तो वो हो जाएगा 100। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 0.18। देखिए ये आंसर ऊपर वाले से अलग है, अभी इसके बारे में मैं बात करता हूँ। पहले एलसीएम भी हम कैलकुलेट कर लें। एलसीएम निकालने की बात होगी तो एलसीएम हमें निकालना है ऊपर वाले का और एचसीएफ नीचे वाले का। नीचे का एचसीएफ तो हो जाएगा 100 और ऊपर वाले का एलसीएम अगर 36 की बात करें तो ये पूरी तरह से 108 को कैंसिल कर देता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 का अगर फैक्टर निकालें तो 90 होता है 15 × 6। ठीक है, 6 से 108 डिवाइड हो जाता है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 3 से भी 108 हो जाता है, बचा 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 540। 540 डिवाइड बाई 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 5.40। देखिए ये भी अलग है। ठीक है, इससे अब एक चीज़ आप समझिए, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट हो। इस केस में हमारा आया 0.09, लेकिन 0.18 इससे बड़ा है ना, 0.09 से बड़ा है, और ये इसका फैक्टर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर क्या होगा, यही होगा। इसका मतलब कि 0.09 गलत है। वैसे ही एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 10.8, लेकिन यहाँ पे आया 5.4, तो 5.4 तो 10.8 से छोटा ही है, तो ये भी क्या है, ये एलसीएम हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसलिए हमारा ये जो मेथड है ये गलत है, हमें एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से हम डेसिमल क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप वापस से रिपीट करके वीडियो को देखिए, आप समझ पाएंगे मैंने क्या कहा अभी। देखिए एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, ये दिया हुआ है।
कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ पहले निकालते हैं। अब 1.08 को लिख सकते हैं 108/100, 36 को लिख सकते हैं 36/100 और 9 को लिख सकते हैं 90/100। ठीक है, सेम पिछला जो मैंने एग्जांपल लिया था वही है। तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 18/100, तो एचसीएफ आ गया 18/100। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम भी मैंने निकाला है, एलसीएम आपका आ गया है 540/100, 540/100। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो 18/100 इंटू 540/100, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे हो जाएगा 4 टाइम्स 0 और ऊपर हो जाएगा 0। 18 4 टाइम्स में होता है 72, तो 7 और 18 5 जा 90 और 97, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 0.97 एंड 2, ये आंसर हो गया। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने अभी रिलेशन बताया कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये वाला भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाल रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के बराबर ही होना चाहिए, तो हम इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दें। तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स में वो नेचुरल नंबर्स होने ज़रूरी हैं, डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शंस नहीं। अगर वो नेचुरल नंबर्स हैं तभी हम ये जो रिलेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, हम इस मेथड से करेंगे। अगर नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 या 10 100 इस तरह के, तब हम कर सकते हैं। अगर वो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो हम उस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए वो मेथड है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक है फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिस भी आपको करना है। अब देखिए, और इसको बहुत ध्यान से समझना भी है। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि 48 फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि 48 का मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूं। हम जानते हैं 2 टाइम्स से इसको डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा 3 एंड 3 से 1। अब अगर हम बात करें 48 की, तो 48 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो देखिए है 1 2 3 6, 4 भी है, 1 2 3 4 6, ठीक है, 8 12 16 24 एंड 48। टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 10 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये 48 है तो निकालना तो आसान है, लेकिन फिर भी ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत बार हमसे गलतियां भी होती हैं, कोई नंबर छूट भी सकता है। इसका एक पैटर्न है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, जो मैं बता देता हूँ, और उस पैटर्न को यूज़ करके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, बात कर रहा है 48 की। अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो कितना आया, 2 से 24 टाइम्स में, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो क्या हम 48 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4 इंटू 3 के पावर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने मान लिया कि कोई भी नंबर n दिया हुआ है, इसको अगर हम फैक्टर में चेंज करें तो 2 के पावर p क्रॉस
3 के पावर क्यू, प्राइम फैक्टर की अगर बात कर रहे हैं, 5 के पावर आर, 7 के पावर एस, हमने मान लिया कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि P क्या है। P है 2 का जो पावर है, Q है 3 का जो पावर है, R है 5 का जो पावर है, और S है 7 का जो पावर है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना हो, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, अगर ये क्वेश्चन में है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने की बात कर रहा है, तो हम सिंपली करते क्या हैं, जो पावर्स है उसको हम ऐड करते हैं 1 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं p प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे q प्लस 1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस 1 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस 1 से। ठीक है, सिर्फ पावर की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर 48 की बात कर रहे हैं कि 48 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 4 है, p की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 1, q क्या है, q है यहाँ पे 1, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1। r और s तो दिया नहीं है, इसमें है ही नहीं, 5 और 7 के तो कोई फैक्टर है नहीं, तो उनको हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, और 1 प्लस 1 2, मतलब कि टोटल 10 फैक्टर्स हैं 48 के। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है, सिर्फ हमें पावर में 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, इससे हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड जानते हैं इवन और ऑड, तो ऑड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, कौन कौन से नहीं पूछ रहा, कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ रहा है। देखिए 48 के केस में जो फैक्टर्स क्या क्या थे, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 1 2, बाकी कोई भी ऑड फैक्टर तो है नहीं, तो टोटल 2 होते हैं, होंगे 48 के। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दिया है तो ऐसे हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसका मेथड क्या है, जो 2 के पावर, जैसे हमने क्या कहा था, n को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि 2 के पावर p क्रॉस 3 के पावर q क्रॉस 5 के पावर r क्रॉस 7 के पावर s, अगर ऐसे दिया है तो जो 2 का पावर है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, 2 का पावर छोड़ करके बाकी सबको हम उसी मेथड से करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए कह रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं q प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई s प्लस 1, क्योंकि ये 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड है और 7 भी ऑड है। अब 48 के केस में आप जानते हैं 48 को हमने लिखा था 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1, तो यहाँ पे q की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 1, r और s तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2। देखिए आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर निकालना हो तो हम जो 2 का पावर है p उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी सबको उसी तरीके से ऐड करते चले जाएंगे। अब वापस से हम बात करते हैं इवन फैक्टर्स का। अब अगर कह रहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, देखिए दो तरीके से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक तरीका हो गया कि अगर पहले मेथड की मैं बात करूं तो एक आप जानते हैं कि टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये होगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स
प्लस नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे। टोटल फैक्टर्स हमें पता है 10 है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हमने निकाला 2 है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा 8। ये हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8। तो ये तो हमारा आ गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, एक इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर टोटल फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स नहीं निकाला है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की ज़रूरत है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसका भी एक सेट पैटर्न है। देखिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस 1 आर प्लस 1 एस प्लस 1। पी क्यू आर एस क्या है आपको पता है, पी है 2 का पावर, क्यू है 3 का पावर, आर है 5 का पावर और एस है 7 का पावर। अब पिछले केस में अगर हम बात करें 48 वाले में, तो आप पी का वैल्यू आप जानते हैं है 4, क्यू आपको पता है 1, 1 प्लस 1 2, आर एंड एस का उसमें कहीं पर भी 5 एंड 7 फैक्टर नहीं है, तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। तो इवन फैक्टर्स को हम इस तरीके से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 105 एंड 42 इज, यहाँ दो क्वेश्चन दिया है 105 एंड 42, कह रहा है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है। अब अगर हम बात करें 105 का, तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको पता है कि ये 3 से कैंसल आउट होता है, तो 3 टाइम्स में 9, 115, 5, फिर ये 5 से 7 टाइम्स में और 7 से 1 टाइम्स में। तो 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने के लिए पूछ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है p प्लस 1, p तो इसमें है नहीं, 2 के पावर में 0 है तो उसको छोड़ देंगे, q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, r यहाँ पे है 5 का पावर, तो r प्लस 1 इंटू s प्लस 1, s भी यहाँ 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 105 के कितने हो गए, 8। ठीक है, अब वैसे ही अगर 42 का भी निकालने को कह रहा है, तो 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ये होगा 21, 3 से ये 7 एंड 7 से 1 टाइम्स में। तो आप देख सकते हैं 42 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है इज इक्वल टू p प्लस 1 ब्रैकेट में बंद मल्टीप्लाई q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू s प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1 है। 2 के जो पावर है वो p कहते हैं, तो p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 और r नहीं है, s इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे p की जगह 1 लिखेंगे 2 हो जाएगा, q की जगह 1 लिखेंगे 2 हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे 0 अगर रखेंगे तो ये 1 इसको हटा देता है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और s की जगह पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अब एक आप खुद से प्रैक्टिस करिए घर पर ही, इसी क्वेश्चन का 105 एंड 42 का ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और टॉपिक पे जो कि है फाइंडिंग सम ऑफ फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर्स है उसका सम निकालने को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है। देखिए,
अभी मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की बात किया है। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर हैं फैक्टर्स के, ठीक है। अब इसमें सम पूछ रहा है, इसमें उन सारे फैक्टर्स को जोड़ करके क्या वैल्यू आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर करना हो, अब जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया 360। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 360 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10, ठीक है। 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 10, और 6 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 इंटू 2 क्रॉस 3 इंटू 2 क्रॉस 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 360 का, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर निकालने को कह रहा है, जैसे उसमें पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसी तरह इसमें है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको जोड़ने पे क्या वैल्यू आएगी। तो इसका मेथड ये है कि देखिए, जो भी पावर है ज़ीरो से वहाँ तक हम जाते हैं। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2, अगर अभी 2 की बात करें तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, सभी में, सब में 0 से शुरू करेंगे और उस पावर तक हम पहुँचेंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। अब पावर जब दोनों का बराबर हो गया, 2 के पावर 3 तक पहुंच गए, अब इसको हम यहाँ पे रुक जाएंगे। उसी तरीके से 3 का भी करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, ठीक है। और इसी तरीके से 5 का भी करेंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है 2 के पावर 0 होता है 1, किसी भी नंबर का डिजिट का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, प्लस 2 के पावर 1 2, 2 स्क्वायर होता है 4 और 2 क्यूब होता है 8। 3 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1, 1 प्लस 5। तो ये हो गया 4 to 7 प्लस 1 8 और 8 16 इंटू सॉरी 16 नहीं 15, ठीक है। 15 इंटू ये हो जाएगा 13 इंटू 6। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करके 15 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 90, और 0 13 का हो जाएगा 117। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं, कह रहा सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने को या फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने को। अब दो समझिए, अगर कह रहा सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने को, जितने भी इवन फैक्टर्स हैं उनका सम अगर निकालने को पूछा जा रहा है, या फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, जितने भी ऑड फैक्टर्स हैं उनका सम निकालने को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब अगर इवन फैक्टर्स की बात कर रहा है, देखिए 360 का ही एग्जांपल लेते हैं। 360 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1। 2 को कॉमन ले लिया। अब इसी को हम जैसे पिछले सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालते समय जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया था, सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक है।
उसी तरीके से 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 के पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 2 6 1 7 7 इंटू 13 इंटू 6। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, तो 13 6 78। ठीक है, और 78 टू 156 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 4931092। सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स हो जाएगा 1092। ठीक है, और अगर बात करता है सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स निकालने को, तो फिर वही मेथड यूज़ करेंगे। आप जानते हैं 360 इज इक्वल टू होता है 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1। अब ऑड फैक्टर्स की बात कर रहा है तो ये इवन नंबर को हम छोड़ देंगे और बाकी का उसी मेथड से हम कर लेंगे। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 और ये हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और ये हो जाएगा 6। तो टोटल हो जाएगा 78। आप वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए इवन प्लस ऑड टोटल नंबर होना चाहिए। तो 1092 में 78 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा, 8 to 10 7 और ये 11 1170। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, ये था 1170। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा एक सेट पैटर्न पे इस क्वेश्चन को करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इसमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स ऑफ 105। इवन फैक्टर्स का सम निकालना है और ऑड फैक्टर्स का। अब अगर इवन का इधर हम बात कर लेते हैं, ऑड का दूसरे एंड पे। 105 को पहले हम क्या करते हैं, 105 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3 से हो जाएगा 35, फिर 5 से हो जाएगा 7 और 7 से हो जाएगा 1। तो 105 को अगर हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं लिख दे रहा साफ साफ 105 इज इक्वल टू 3 के पावर 1 2 के पावर 0 क्रॉस 5 के पावर 1 क्रॉस 7 के पावर 1। अब पहले हम बात करते हैं ऑड फैक्टर्स की। ऑड फैक्टर्स का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स। तो इसका मेथड आपको पता है, 2 को वैसे भी काउंट नहीं करना था, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 इंटू 8, ये हो जाएगा 192। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 105 अगर करेंगे तो वो होगा 192। टोटल नंबर कितना होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स अगर हम करते हैं, चलिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स कर लेते हैं। तो आपको पता है इवन फैक्टर्स क्या होता है, इवन फैक्टर्स इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इवन एक ही प्राइम नंबर होता है 2 और इसका कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं है।
105 के केस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 192। आप इसको ऐड करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 105 है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है 1, फिर है 3, ठीक है, उसके बाद से है 5, उसके बाद से है 7, उसके बाद से है 21, फिर है 35, उसके बाद से है 15। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। इसमें कोई भी इवन फैक्टर है नहीं है। ऑड फैक्टर ये सारे हैं, इनको आप ऐड करके देख लीजिए। तो 35 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, इसको आप करके देख लीजिए। और एक 105 भी है, प्लस 105, आप इसको ऐड कर लीजिए। तो ये 35 और 15 हो जाएगा 50, 21 7 28 5 33 36 1 37, 50 30 80 87, और इसको 87 इसमें ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 192। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्ट, सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स हो जाएगा 192, सम ऑफ इवन फैक्टर्स होगा 0, क्योंकि कोई भी इवन फैक्टर इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये था वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो अभी मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। प्रैक्टिस सेशन होगा वो, जिनमें मैं HCF LCM और फैक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।